इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। लॉकडाउन का पार्ट 2 का आज 11वां दिन है और तमाम सरकारें, केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कोरोना से ये जंग जीती जा सके। इसी बीच लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की दुश्वारियां, परेशानियां लोगों के सामने आ रही, तो उसमें कई तरह की रियायतें दी गई हैं। उस पर एक नज़र डालते हैं। लॉकडाउन 2 में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स छोड़कर सभी दुकानें खोलने की बात कही गई है। अगले आदेश तक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्तों पर रोक लगाई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का जो है प्रकोप जारी है। अब तक 24,506 केस आ चुके हैं। 775 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में 2,500 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। लॉकडाउन 2 में आज से रियायत की दूसरी किश्त जो है लोगों को मिली है, जिसमें मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। इस खबर पर चर्चा शुरू करते हैं और यही है हमारा आज का विशेष, लॉकडाउन पार्ट 2 डे 11। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, ब्रजगोपाल लोया हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ब्रजगोपाल जी, आपका बहुत स्वागत। रिजवान जी, कमान आपको सौंपता हूं। क्या कहेंगे? कई रियायतें दी गई हैं लॉकडाउन 2 पार्ट 2 में। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने पर पाबंदी है, लेकिन छोटी मोटी दुकानें जो आवासीय परिसरों में होती हैं उस पर इजाज़त है। लेकिन इन रियायतों के बावजूद भी कई राज्यों से ऐसी खबरें भी आई हैं कि सरकार के इस आदेश के बावजूद भी डर की वजह से लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली और जहां तक ज़्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन करते ही दिखाई दे रहे हैं। क्या कहें? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं जी। कहाँ लोगों को राहत मिली है, कहाँ राहत की जरूरत है, और जैसे जैसे राहत बढ़ेगी उसके बाद क्या कर होने हैं जी, उसके बाद आने वाले कदम क्या उठाए जाने, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं और सवाल नित्य नए होंगे और उनके जवाब भी आते रहेंगे और कुछ चीजें अनुत्तरित भी रहेंगी। बहुत जल्दी उसके जवाब नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए कि एक ऐसा संकट है जो एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। लंबे समय तक हमें इससे युद्ध करना है और जब युद्ध का बिगुल बच गया है तो जाहिर है उसके अपने बहुत से नियम हैं और उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दुश्मन जो है वो दिखता नहीं है जी, अदृश्य दुश्मन है, इसलिए और हमें सावधानी बरतनी है और वो हमारे निकट आ गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। नहीं, वो एक ऐप है जिसका जिक्र बार बार होता है, लेकिन उस ऐप को हम जिम्मेदारी के साथ उसका उपयोग करते हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि हमारी आएगा, हमारे आसपास लोग हैं वो क्या संक्रमित हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति से मिले थे, ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा, ऐसी भी कई चीजें हैं और तकनीक के साथ हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ते रहेंगे जी। तो आज की चर्चा हम बढ़ाते हैं। आज रमजान का पहला रोजा भी है जी। अविनाश, मैं आप लोगों के साथ रोजा खोलकर ही बस अभी जी इस चर्चा में शामिल हुआ हूँ जी। तो चलिए, सारे लोगों को इस पाक महीने में हम ये भी सबसे अपील करेंगे कि दुआएं करें, इस संकट से हम जल्द से जल्द निपटें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। तरावी की नमाज घर में पढ़ें, जमात से नमाज न पढ़ें, इसलिए कि बहुत ढेर सारी नमाजें जमात से ही होती हैं, लेकिन जमात से नमाज न पढ़ें। और ऐसे वक्त में जिस तरह की जरूरतें हैं जी, या ऐसे वक्त में जिस तरह की इजाजत है जी, जमात से नमाज न पढ़ने का, ये एक अभूतपूर्व एक ऐसा मौका है। मेरे अपने जीवन में इतनी उम्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मुझसे पहले जो बड़े उम्र में हैं उन्होंने भी नहीं देखा, मुझसे बाद वालों ने तो जाहिर है नहीं देखा होगा। तो ये एक अभूतपूर्व संकट है और इससे इसी तरह से हम मिलजुल कर लड़ेंगे। बाजार खुल रहे हैं, बहुत ढेर सारी चीजों की जरूरत होगी, शहरी और आफतारी की चीजों की जरूरत होगी, लेकिन एहतियात बरतिए,
भीड़ में मत जाइए, कम जाइए, दूर जाइए, मास्क लगाकर जाइए, ऐसी बहुत सारी चीजें की जी और बहुत कुछ कोशिश कीजिए, घर में ही बना लीजिए। बाजार, अब तो बहुत वक्त है, जी बाजार में कोई चीज खरीदने जाने से बेहतर है कि घर में ही बना लें, जी और इसलिए बाजार में भी आप नहीं जाएंगे, घर में इबादत का भी ज्यादा वक्त मिलेगा और मौका है। तो चलिए एक बार फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे, अब ये द्वितीय चरण भी उल्टी गिनती की तरफ बढ़ चुका है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं, और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस संकट से बाहर निकलेंगे, लेकिन एहतियात तो हमें बहुत लंबे समय तक करना ही पड़ेगा। कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक और हमारे देश के लोग और हमारे प्रदेश के लोग जहां कोरोना से लड़ना पड़ रहा, वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमारे मुस्लिम समाज के सबसे बड़ा त्योहार रमजान के पवित्र माह में ही बिजली की कटौती शुरू कर दिया है। जब से मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद से अब तो उनका मिनी कैबिनेट भी बन गया है, लगातार बिजली की कटौती हो रही है। तो एक तो सरकार अपने सिस्टम में फेरबदल हो रही है, दूसरा जो मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में आज 2 मौतों के बाद जो है आंकड़ा जो है 57 मौतों का हो चुका है और तकरीबन 1085 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस मामले में फेलवर साबित हो रहे हैं। जो चाहिए था मध्य प्रदेश के लिए मोदी जी के कहने के बाद, वो शिवराज सिंह जी ने अभी तक उसका परिपालन नहीं किया। और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक चीज हमने और भी देखा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो सुदृढ़ रूप से काम कर रही थी कमलनाथ जी के कार्यकाल में, वो प्रशासनिक व्यवस्था में ढिलाई सामने आने लगी है। आज मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि किस तरह से गवर्नर हाउस से दबाव डालाया गया, और जब मैंने कह दिया था कि कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, तो विधानसभा की कार्यवाही तक भी उसको स्थगित किया था मैंने, तो तब तक भी इंतजार नहीं किया गया। इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जिससे इस बात साबित करती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की नीयत से मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। सरकार बनाना उनका उद्देश्य था, कोरोना से लड़ना उनका उद्देश्य नहीं था। अगर कोरोना से लड़ना ब्रजेश पांडे, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं जी। अगर हम आज का भी जिक्र करें तो बहुत कुछ कहने सुनने को होगा, बहुत से सुझाव होंगे आपके पास। लगातार आप समीक्षा भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार समीक्षा कर रही है जी, मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आपका मीडिया विभाग बहुत तरह के ट्वीट कर रहा है, लगातार ये चीजें जारी हैं, तो आपके पास कहने सुनने को बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि उस पर भी बात की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी नहीं, हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को खाली घोषणाओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, उनकी घोषणाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आप समझिए कि मैं आज एक घटना बता रहा हूँ, हमारे विधि क्षेत्र के पूर्व राजस्थान रीवा की एक डॉक्टर साहब अपना इलाज कराने दिल्ली गए। अब डॉक्टर साहब रीवा आए, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था दिल्ली। जब वो रीवा आए तो उन्होंने जो है तो रीवा आते ही अपनी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका नर्सिंग होम है। बाद में उनको सर्दी जुकाम हुई, लोगों ने, घर के लोगों ने कहा कैजुअल है, जब उनकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो कोरोना पॉजिटिव। तो ये छोटी छोटी लापरवाही, अगर आप वीआईपीओ के साथ इतनी छूट दोगे, छोटी छोटी लापरवाही करेंगे लोग, तब तो बड़ी स्थिति विचित्र हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान जी, इस महामारी के संकट में भी आप देखिए, आपके पास उसका फुटेज है, गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है वो राशन बड़ा दुर्गम क्वालिटी का है और वो गरीब खा ही नहीं सकते, चावल से बदबू आ रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए लॉकडाउन की इस वक्त में अच्छी क्वालिटी का राशन उपलब्ध कराए। सरकार को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने इस बात को प्राथमिकता से ध्यान दिया था। इस बात को शिवराज सिंह को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लोग, उनके पास पीपीई किट नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, अन्य संसाधन का अभाव है। और ये सिर्फ इस तरह के आरोप लगाना एक
जाति विशेष पे इस तरह का आरोप लगाना कि उन लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है या डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हो रहे हैं, पूरी तरह से सरासर गलत रिपोर्ट है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने कई सारे न्यूज़पेपर्स देखे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़ा है मैंने। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को आरोप लगा करके अपने गुनाहों को छिपाना ये सबसे बड़ा अपराध है। ये न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः खिलाफ है। संविधान के अंदर इस अपराध की बहुत अच्छा गोपाल क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि जो भोजन या खाद्य पदार्थ जो उपलब्ध कराया जा रहा है, चावल बहुत लद्दी क्वालिटी का है, चावल से बदबू आ रही है, उसका ध्यान दें। और साथ ही जो कोरोना वायरस है, जो वॉरियर्स हैं, उनको उपलब्ध कराई जाने वाली पीपी किट्स, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और अन्य संसाधनों का गंभीर अभाव है। इसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इसकी वजह से कोरोना जो योद्धा है उन्हें उनकी जान जोखिम में है और वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कुछ इस तरह का उन्होंने कहा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भाई, सबसे पहले तो मैं जो हमारा मुसलमान समुदाय है जिससे आप भी आते हैं, उनकी पंचनिष्ठाओं में से एक जो आज रोजे का पहला रोजा है, ये रमजान है, उसकी आपको व्यक्तिगत रूप से और आपके माध्यम से पूरे समाज को उसकी बधाई देता हूँ। दूसरी बात मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ कि आज कमलनाथ जी ने जो कहा है, कमलनाथ जी इस समय लगभग रोज एक पत्र सरकार को लिख रहे हैं, एक ट्वीट सरकार को कर रहे हैं। और कमलनाथ जी तो एक करते हैं, उनके पीछे की जो फौज है जिसने पिछले 100 महीने सत्ता के खीर के कटोरे में अपनी चम्मच डालने की जुगाड़ में निकाल दिए, वो लोग आज केवल पत्र लिख रहे हैं। वो ट्विटर पर मौजूद है, मीडिया पर मौजूद है, जमीन पर कहीं मौजूद है। जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, अभी हमारे मित्र ब्रजेश जी कह रहे थे कि जो चावल है, गेहूं है, वो घटिया क्वालिटी का है। श्रीमान जी, हमने 23 तारीख को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी मार्च के। जो भी गेहूं आज बाजार में आ रहा है पीडीएस के माध्यम से, वो आपकी सरकार ने खरीदा है। जो धान आपकी सरकार ने खरीदी थी, वो चावल बंटवाने का काम हम कर रहे हैं। यदि आप उसे सड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने आरोप, जो आरोप आप पर होना चाहिए, वो आरोप आप हम पर लगाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको मौका दूंगा। दूसरी बात रिजवान जी, मैं एक बात और कह रहा हूं कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि मास्क की कहीं कमी है, मास्क की वास्तव में जहां भी कोविड केयर सेंटर है, वहां ना तो पीपीई किट की कोई कमी है, ना मास्क की कोई कमी है। तीसरी बात, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कृपया ये बताने का भी कष्ट करें कि 23 मार्च 2020 के एक दिन पहले भी क्या एक भी पीपीई किट का इंतजाम आप कर रहा था? आपने एक N95 मास्क का इंतजाम किया, आपने दवाओं का संग्रहण किया, आपने अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने का काम किया। मैं अपने आप को गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं आपके माध्यम से, आपको मालूम है कि 1 मार्च को इस देश में सिर्फ एक लैब थी जो कोरोना संक्रमण की जांच कर सकती थी, और आज बड़ी बात है कि 350 लैब काम कर रही हैं, और जिसकी संख्या 1000 बहुत जल्दी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जब तक कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार में थे, एक भी लैब नहीं थी, टेस्टिंग लैब तैयार नहीं थी। हमने 8 टेस्टिंग लैब चालू की और आज मध्य प्रदेश 1100 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता पे पहुंचा है, और इसे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके माध्यम से कर रहे हैं। दरअसल कोरोना से लड़ने की तैयारी जब की जानी चाहिए थी, तब निकम्मे लोग सरकार में थे, और उसके कारण कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ। और आज मैं फिर आपसे एक बात आपकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश में ये आंकड़े घटेंगे, और घटेंगे इसलिए क्योंकि जिन लोगों में संक्रमण की संभावना थी, हमने उन्हें अलग करके क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया था। और जैसा कि कलेक्टर मनीष सिंह इंदौर ने भी बताया है कि हमें जो रहवासी इलाके हैं वहां से मरीज नहीं आए हैं, हमें जो नए मरीज आए हैं उसमें से 90% से ज्यादा मरीज क्वारंटाइन सेंटर से आए हैं। और इसी के कारण मध्य प्रदेश में स्थिति बेहतर हो रही है, और हम और बेहतर स्थिति की तरफ जाएंगे। परंतु
ये जो समय था ये इसके लिए नहीं था, इसके लिए कांग्रेस इस्तेमाल करना चाहती है। ये रोजाना एक ट्वीट करना, कभी ये कहना कि उनको ये दिया जाना चाहिए। अरे साहब, आप 16 महीने से सरकार में थे, आपने दिया किसी को क्यों नहीं? किसी ने आपके हाथ पकड़े थे क्या? किसी ने नहीं पकड़े। परंतु एक निकम्मी सरकार मध्य प्रदेश में थी जिसने कोविड से निपटने की कोई तैयारी नहीं की। अपने अंतर विरोधों में फंसी सरकार एक उद्योगपति और एक राजा दोनों के इशारों पर नाच रही थी और एक महाराजा को लज्जित करने का काम कर रही थी। वो अपने पापों में पूछ लो उनसे भी आज ये पूछ लेता उंगली हूं। हमारी तरफ उठा। क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे? भाजपा प्रवक्ता जी, आप अपनी पार्टी में अच्छी दखलंदाजी रखते हैं, मुझे इस बात का भान है, लेकिन आप गलत तथ्य क्यों दे रहे हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैं 2 बार डायरेक्टर रह चुका हूं भारत सरकार का। मध्य प्रदेश के कोटी में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास पर्याप्त भंडारण है और अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर अनाज उपलब्ध। सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय इस बात को विशेष रूप से जोर दिया था कि प्रदेश की एक गुरुतर दायित्व बनता है इंडस्ट्री के क्षेत्र में स्व सहायता समूहों के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, पिया आवास के माध्यम से और अन्य निर्माण कार्यों के माध्यम से उस दिशा पर। लेकिन मुख्यमंत्री, मैं बार बार कह रहा हूँ, टीवी में मीडिया में आने की जगह वो जनता जनार्दन के बीच जा करके उनके नुमाइंदों से, अपने प्रतिनिधियों से इस बात को पूछे। उन्होंने कमेटी बनाई थी, कोरोना से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाया था, उसमें भी किसी भी इंटेलेक्चुअल आदमी को नहीं रखा था, किसी विषय विशेषज्ञ को नहीं रखा था, उन्हीं के अपने इर्द गिर्द के लोग थे। मेरा कहना यह है कि आज जब देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कितना अच्छा कार्य किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने कितना अच्छा कार्य किया, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, लक्षद्वीप के सभी मुख्यमंत्रियों ने अच्छा कार्य किया। हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अगर ज्यादा हम फेलवर हो रहे हैं तो इसलिए फेलवर हो रहे हैं क्योंकि हमने इसके लिए प्रॉपर ढंग से प्लानिंग नहीं किया है। जब आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी आइसोमेट्रिक प्लान को अंजाम नहीं दे सकेंगे प्रवक्ता जी। इसलिए इसका पूरा होमवर्क होना चाहिए थे, अभी भी अपने पास समय है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हर तरह से कहा कि मैं जो है तन मन धन से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस विपदा की घड़ी में खड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी जी एक भी जहां सेंटर नहीं था मध्य प्रदेश में, एक भी आपने N95 मास्क नहीं खरीदा था, तब आपने ऐसा किया ही कुछ नहीं था, आपने कोई तैयारी नहीं की थी। 16 महीने थे आप सरकार में, आपने कुछ किया ही नहीं था इसके लिए। और अब आज आप आरोप लगा रहे हैं, नित नए आप ट्वीट करते हैं, नित नई बातें बताते हैं। जहां जिसको जो जरूरत है, जो सेंटर्स में जो जरूरत है, कहीं कोई कमी नहीं है। और मध्य प्रदेश अब 1100 जांच रोज कर सकता है और आप कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, वो ऐसा कह नहीं। मेरा कहना ये, हम प्रमुख विपक्ष के रोल में हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री किसी तरह की कोई गलती करेंगे, जब जैसे अभी प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी किया, मैं उस लिस्ट को देख रहा था। गर्मी का समय पड़ रहा है, भाजपा प्रवक्ता जी आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। मैं उस डायरेक्टिव को पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था कि कूलर को उसमें अलाउ नहीं, कोई कूलर बेच सकेगा। अरे गर्मी में लोग कूलर अगर न मिलेगा, फ्रिज का पानी न मिलेगा, हर जगह मटके वाले भी मटके लेकर के नहीं निकल रहे। तो प्रशासनिक चूक सरकारी अमले द्वारा कई जगह पे हो रही है, इस पर बैठ करके ध्यान देना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी ने कहा कि अगर महिलाएं घर में मास्क बनाएंगी तो उनको हम 11 या 12 रुपए देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चीज को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय गुणवत्ता के आधार पर पास कर दे और कहे कि हाँ ये चीज जो है इसको आप जनता के बीच उपलब्ध करो और इसको जनता के बीच अप्लाई करो, तब तो समझ में आता है। अब आपने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को देख लीजिए, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को शिवराज सिंह जी ने क्या किया, सोचा कि प्रदेश में आर्थिक परेशानियां ज्यादा न पड़े, आर्थिक बोझ ज्यादा न पड़े। उन्होंने कहा कि साहब हम आपको जो है 31 मार्च तक जो है जिनका रिटायरमेंट हो रहा था, कहा साहब हम आपको 3 महीने की संविदा में नियुक्ति दे देंगे। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि भैया हमको नहीं चाहिए आपकी इस तरह की कोई कृपा पात्रता। उससे 8,000 के करीब कर्मचारी प्रभावित। मेरा कहना ये है कि सरकार जो भी कर, हम सरकार के कदम के साथ,
और सरकार को हमेशा एक विपक्ष के नाते उनको गुणात्मक सुझाव देते हैं। हम उस निंदक नीरे राखिए की तरह हैं, उनके समालोचक हैं, आलोचक नहीं है इस विपदा की घड़ी में। तो मेरा कहना ये है कि अगर विपक्ष उन्हें कोई बात बता रहा है कि साहब आप ऐसा करो, ऐसा करने से हम इस बीमारी को अच्छी तरीके से जो है इसका दंश झेल सकेंगे या इससे निजात पाने का कोई तरीका ढूंढ सकेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसका अनुपालन करना चाहिए और उसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पांडुवाल, वो कह रहे हैं कि वो निंदक नीरे राखिए वाले हैं, समालोचक हैं, और अगर हम कोई सलाह देते हैं तो एक्सपर्ट नहीं रखे आपने अपनी कमेटी में, की कमेटी नहीं है, एक्सपर्ट नहीं रखे आपने अपने, और कि हम इसमें सर्वदलीय बैठकों में आप लगातार प्रचार प्रसार में ही लगे हुए। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। विपक्ष के सुझावों का स्वागत है, आप सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जो विपक्ष के बारे में अभी तो आपने तोहमत लगा दी बहुत ढेर सारी, अभी तो आपने तोहमत लगा दी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सुझाव दें, बेहतरी का सुझाव दें, वो बेहतर है, उसे स्वीकार करेंगे, परंतु आप अनर्गल आरोप लगाएंगे वो ठीक बात नहीं है। ये जो अभी धीरे से भाई ने वो मुद्दा लिया है कि जो डीए था उस पर रोक लगाई गई है, डीए पर केंद्र सरकार ने भी रोक लगाई है, एक बात। दूसरी बात, ये जो देय था वो 1 जनवरी 2020 से देय था, आप 23 मार्च तक सरकार में थे, आपने नहीं दिया, और जब कोविड की भी कोई चर्चा नहीं की। इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना, माहौल खराब करना। दूसरी बात सबसे गंभीर जो है वो पूरी कांग्रेस की ये है कि वो मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे देखिए, अभी जिस आइसोलेशन और क्वारंटाइन की बात की जा रही थी, कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी इटली से भारत आए थे, उन्होंने क्वारंटाइन का पालन नहीं किया, उन्होंने आइसोलेशन में नहीं गए, एक बात। दूसरी बात, जितेंद्र चौहान मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार में, ये ब्रजेश भाई को जानकारी होगी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आप इस तरह से काम कर रहे हैं, आप अपनी कार्यशैली पर ध्यान दीजिए और बेहतर सलाह दीजिए। सलाह जो उचित मंच होता है वहां दीजिए, ट्वीट कर सलाह नहीं दी जाती। ये आलोचना में जो व्यस्त रहने में आप व्यस्त हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, ये पाप है। इसके लिए मध्य प्रदेश और देश की जनता आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। हमारा ये कहना है कि आपको सरकार के साथ मिलकर काम करना आपका दायित्व है। आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में थी, तब हमने सबसे शुरू में कहा था, 16 दिसंबर को माननीय कमलनाथ जी ने शपथ ली थी, हर सापेक्ष काम में जो मध्य प्रदेश की जनता के हित में है उसमें भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के साथ है। और पर्याप्त समय, कम से कम 3 महीने तक कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। आज जब मध्य प्रदेश कोविड-19 से लड़ रहा है, जिसमें तैयारी की पूरी जिम्मेवारी आपकी थी, परंतु उस तैयारी को आप बेहतर कर नहीं सके, और हम उसे अगर बेहतर कर रहे हैं, एक एक आंकड़े की मैं चर्चा कर सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से शानदार तरीके से समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन मध्य प्रदेश में हुआ है, आप पिछले वर्ष साधारण परिस्थितियों में नहीं कर सके। पिछले बार 15 मार्च से उपार्जन शुरू हुआ, इस बार 15 अप्रैल से उपार्जन शुरू हुआ। इसके बावजूद आज की अगर हम स्थिति को मिलान करें तो 5 लाख टन अधिक उपार्जन हम कर चुके हैं। दूसरी बात, हम वो किसानों के खाते में पैसा डाल चुके हैं। हमने वो किसानों को 2299 करोड़ रुपए, 2990 करोड़ रुपए उसके भी प्रदान किए, जिससे बाजार में लिक्विडिटी आए, किसान के पास खर्च करने के लिए पैसा हो। हमने वो हर प्रबंध किया है, परंतु ये जवाब मांगू मैं उनसे का प्रयत्न मत कीजिए। मैं जवाब मांगूंगा इसके ऊपर, क्या कहेंगे जी? भाजपा प्रवक्ता जी की बात को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था जी। वो कह रहे थे कि 3 महीने तक मैं सब बिंदुवार उनका जवाब। उन्होंने शुरुआत किया महाराष्ट्र से, मैं महाराष्ट्र की घटना को नहीं जानना चाहता, पर उन्होंने शुरुआत किया तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूँ कि क्या आप स्वतः देश के पहले मंत्री प्रखर संपादक, इस बात को आप आंकलन स्वतः करिएगा कि क्या पालघर मां पिचिंग मामले पर भाजपा ने जिस तरह से अटैक बोला कांग्रेस के ऊपर, क्या उचित था? हम देश के साधु समाज की इज्जत करते हैं और इस हत्या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह की चर्चाओं को करके ये दूसरी बात है, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री की आप बात कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव की सूची उससे स्पष्ट हुआ कि आपने घटना को सामुदायिक रंग देना उचित समझा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख की इस घड़ी में
भाजपा को व अन्य लोगों को अभी भी सांप्रदायिक रंग देना उचित लगता है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जी, अनंत पंडित जी और रिपब्लिक चैनल के आदरणीय संपादक, जिनका नाम नहीं लेना चाहता मैं आपके चैनल में, इन लोगों ने बिल्कुल ये भाजपा के प्रवक्ता बन गए। आप ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? आप सोनिया गांधी जी के बारे में तो टिप्पणी कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, लोकतंत्र की मर्यादा को इस देश के अंदर निभाने का अंतिम संकल्प लिया हो, जिसके परिवार से दो साधक। ब्रजेश जी कृपया इसमें भारतीय संस्कृति बीच में ना लाएं। भारतीय संस्कृति दो साधुओं की हत्या की अनुमति नहीं देती है। कृपया इस बात को ना कहें। आपका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अर्णव गोस्वामी और सोनिया गांधी जी के बीच का विवाद संचली नहीं है, पालघर भी नहीं है। ये वास्तव में विवाद उनका वो वास्तविक नाम लेना है जो उनका इटली में था, जिस नाम से उन्हें अपने पूर्वाश्रम का जीवन व्यतीत किया है। क्यों आप इस विषय को पार्टी देश में ब्रज गोपाल लोया मैं आऊंगा आपके पास। देश का भारतीय जनमानस भारतीय जनता पार्टी की इन गलतियों के कारण को पूरी तरह से सत्ता से प्रच्युत कर देगा। ये आप जान लीजिए। हर बात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न करिए। कांग्रेस पार्टी इस देश की मौलिकता के साथ, इस देश की एकता अखंडता के साथ, तन्मयता से, मौलिकता से, निर्भयता से, ईमानदारी से अपने जीवन के गुरुत्वाकर्षण का निर्वहन करती है। उस पर ये आक्षेप मत लगाइए। कभी भी वो सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास नहीं करती कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप और आपकी पार्टी के लोग हर घटना को, मैंने देखा है, हर घटना को, छोटी से बड़ी घटना को आप उसमें वो ढूंढते रहते हैं, उस घटना के अंदर सांप्रदायिक रंग, एक रंग से ढूंढते रहते हैं, उसमें सांप्रदायिक रंग से कैसे किया जाए। इससे बचना चाहिए भारतीय। कुछ कहना चाहते हैं ब्रज गोपाल? नहीं रिजवान जी, मैं कुछ भी नहीं। आपको मालूम है स्वभावतः मैं कभी भी किसी भी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोलता, ना उसे टोकता। मैंने आज टोकना इसलिए जरूरी समझा कि ये पालघर की मैंने चर्चा ही नहीं की। ये कांग्रेस बार बार इस चर्चा को क्यों उखाड़ना चाहती है? अगर आपको चर्चा करने का इतना शौक है तो कल कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग में आप 2 शब्द बोल देते। और इसमें भारत की गोस्वामी अपना चर्चा का विषय, अभी ये चर्चा के विषय नहीं है अपने। आज चर्चा का विषय यह है कि मध्य प्रदेश कोविड-19 के संकट से कैसे बाहर निकलेगा। इस बात को करेंगे तो मैं भी जिस चीज को भी भारतीय संस्कृति से जोड़ देते हैं, दरअसल आपको तो भारतीय संस्कृति की जानकारी, जिस पार्टी के नेताओं को इस देश की संस्कृति का भान नहीं है, इस देश की संस्कृति का कुछ अता पता नहीं है, वो लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रिजवान जी, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस तरह के जो कदम फैलाने का कांग्रेस काम करती है, जब वो विषय नहीं रहता प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा आप भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से ये फैलाने की कोशिश है कि हम कुछ कहें तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ कहना पड़े, मगर हम तय कर लिया हम नहीं कहेंगे। जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। देखिए ब्रज गोपाल लोया जी की आवाज नहीं आ रही जी। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं? रिजवान जी मैं कह ये रहा हूं कि आज समय सांप्रदायिक चर्चा करने का नहीं है, इसको इस तरह के बंटवारे का नहीं है। मैंने कहा आखिर कौन करता है? जो आपके मंत्री हैं महाराष्ट्र में, वे कोरोना पॉजिटिव निकले। महाराष्ट्र में आप सरकार में हैं, राजस्थान में आप सरकार में हैं, जहां स्थितियां मध्य प्रदेश से भी बेहद बदतर हैं। आप थोड़ा सा ज्ञान उन सरकारों को भी दे दीजिए। एक आध ट्वीट उद्धव ठाकरे को भेज दीजिए, एक आध पत्र भेज दीजिए, वहां मध्य प्रदेश के भी बहुत लोग हैं, तो उससे बेहतर रहेगा। आप जी आपकी आवाज कट रही है ब्रज गोपाल जी। हाँ जी ब्रज गोपाल जी की आवाज कट नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये जितने सलाह आप मध्य प्रदेश की सरकार को आप दे रहे हैं, मगर उन्हें सलाह के रूप में दें, मध्य प्रदेश को बड़ा करने के रूप में ना दें, सापेक्ष सलाह दें, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। और ये जो राजनीति करने का मैदान है, ये 1-2 महीने में हम कोविड-19 से जब उसको मध्य प्रदेश निजात पा लेगा, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ेंगे। परंतु ये समय उसका नहीं है। आज समय बहुत सकारात्मक काम करने का है, जिसकी जिम्मेदारी जितनी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि हम सरकार में है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, परंतु आपकी जिम्मेदारी भी कम नहीं है, क्योंकि 92 विधायक आज भी आपके पास हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भी चिंता करिए। महाराष्ट्र के रेफरेंस में आप कुछ कह रहे थे
कि किसी का असली नाम ले लिया जाए या ऐसा कुछ आप कह रहे थे, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया था। दीवान जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस पालघर की मैंने कोई चर्चा नहीं की, कोई चर्चा उस विषय की नहीं, तो उस पर जवाब क्यों देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? जो विषय पे चर्चा ही नहीं हो रही, चर्चा हो रही है कोई कह रहे थे आप ये विषय पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक होमवर्क करके रखा हुआ है इन्होंने, उसके बाहर नहीं निकल पाते। आप चर्चा करो, क्या मध्य प्रदेश में एक भी मौत भूख से नहीं हुई? है हमारे लिए गौरव की बात है कि ये तय हुआ था कि कहीं भी कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना पीछे रह जाए और भुखमरी आगे आ जाए। परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम किया है, वो उस काम के कारण इस प्रदेश में कोई भुखमरी का शिकार नहीं हुआ। और हमने तो मध्य प्रदेश में वो भी करके दिखाया कि राजस्थान में हमारे फंसे बच्चों को हमने मध्य प्रदेश वापस बुलाया है, और अब वो काम करने जा रहे हैं कि हम अपने फंसे जो श्रमिक हैं उनको मध्य प्रदेश लाने का काम कर रहे हैं। उस पर सरकार काम कर रही है। तो उसमें अगर आपको कोई पॉजिटिव बात है तो आपको बताना चाहिए, बजाय लगने के आप करें कि क्या बेहतर हो सकता है। बोलिए, कुछ कहना चाह रहा है ब्रजेश पांडे जी। पाल जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मेरा कहने का आशय ये है कि रमजान का पवित्र माह शुरू हो चुका है, और इस पवित्र माह में हमारे मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने घरों की छत पर बैठ करके खुदा की, अल्लाह की दुआ कर रहे हैं। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि वो घटना हमारे मध्य प्रदेश की ही है कि जहां तमाम मस्जिदों से हट करके कोई समझ करके कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, तो हम लोग अब इसके लिए दुआ करें कि हर व्यक्ति को इस संकट से मुक्ति मिले। तमसोमा ज्योतिर्गमय की तरह आप अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का प्रयास करें। प्रवक्ता जी, मेरा आपसे ऐसा कोई दुराग्रह और पूर्वाग्रह नहीं है। मैं सिर्फ आपने महाराष्ट्र की घटना का जिक्र किया था इसलिए मैंने आपसे कहा। और जहां तक सवाल ये बात का है, हमारे मुस्लिम समाज के भाई मस्जिदों में माइक में से सामूहिक दुआ करते थे। आप देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ है, किसी भी मस्जिद में, किसी भी मंदिर में, किसी भी गिरजाघर में, ये सारे लोग, वहाँ के लोग, चाहे वो मंदिर के सम्मानी पुजारी हो, चाहे मस्जिद के मौलवी जी हो, चाहे धर्म किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो, सबने इस पर अपने आप से और अपने लोगों से कह करके बाहर एक नेम प्लेट लगा दिया है। मैं कई मस्जिदों और कई जगह जाके देखा हूँ, खुद जाकर के एक बाहर पर्ची लगी हुई कंप्यूटर से निकल करके, उसमें लिखा हुआ है कृपया मस्जिद न आए। आप बताइए, जिस देश की आजादी में हमारे समाज में मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज का सबका योगदान रहा हो, क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें भी हम कोई सांप्रदायिक वोट ढूंढे? आज इस परवरदिगार से दुआ मांगते हैं हमारे मुस्लिम भाई लोग, और ये कहते हैं कि इस कोरोना महामारी के खात्मे की जल्द से जल्द परवरदिगार इस कोरोना महामारी को इस देश से, इस मुल्क से जल्द खत्म करो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना महामारी को लेकर के, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, चाहे अधिकारियों के लिए, चाहे सफाई कर्मियों के लिए जो भी योजना बना रही है, वो सभी योजना में कांग्रेस पार्टी उनके साथ शुभेच्छा रखती है। और हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं कि देश में अमन चैन हो, भाईचारे हो और खुशहाली हो। ये हमारी भी ईश्वर से। जिस तरह से आप कुछ पूछना चाह रहे थे ब्रजेश पांडे, तो जो मंत्री हैं महाराष्ट्र में जितेंद्र आव्हाड, वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उससे पहले उनके निजी जो स्टाफ है उसमें भी 14 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी जो सुरक्षा में तैनात थे उनके, और वो सब उनके साथ थे। उन्हें भी जब उनकी जांच हुई तो वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। तो ये एक, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। प्रयास भी उसी स्तर पर उतनी गंभीरता से चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में अकेले मुंबई ही एक इतना बड़ा सेंटर है, इतना बड़ा है जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर कनेक्शन है, तो वहां कोरोना का संक्रमण बहुत ही
भयावह स्थिति में, मध्य प्रदेश में भी इंदौर चिंता की स्थिति में है, और भोपाल में भी चिंता की जाती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यह मौका है मिलजुल कर, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ब्रजगोपाल लोहिया भी कह रहे हैं, मिलजुल कर इससे पार पाने का। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा ब्रजगोपाल लोहिया आपसे इन सारी चीज। मैं ये कह रहा हूँ कि आज से एक बार महीना शुरू हुआ है। मैंने शुरू में उसके आपके माध्यम से बधाई दी थी कि हम अच्छी तौहीद रखें और अच्छे से रोजा रखें, और इस देश में केवल अमन शांति नहीं, ये देश जल्दी से जल्दी कोरोना से जीते, ऐसी प्रार्थना हम सब करें। तरावी में मुसलमान करे और प्रार्थना में हिंदू करे, ये दोनों काम हमको करने हैं। और आपको एक और बात बताता हूं कि आज विदिशा एक और जिला हो गया है जिसमें 13 मरीज थे और आज 13 ही मरीजों की छुट्टी हो गई है। वो एक और जिला है जो हमारा आज कोरोना के एक भी केस उस जिले में नहीं है। और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे, इन दिनों में एक एक जिला करके हटते जाएगा और 3 मई तक जो लॉकडाउन खुलेगा उसके लिए जरूर आग्रह है कि लॉकडाउन अभी परसों से जो भी छूटें मिलती हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार जो आपको गाइडलाइन दे रही है उन निर्देशों का पालन करें। थोड़े से पैसे के लालच में दुकानदार भी इस बात का ध्यान रखें कि उनकी दुकानों पर भी इस तरह की कारण ना हो कि जिससे कोरोना वायरस को स्प्रेड होने का अवसर मिले। ये सबसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और इसके आपके माध्यम से जो प्रार्थना होती है वो जल्दी जनता तक पहुंच जाती है। रिजवान भाई जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं विजेश पांडे? आपकी बात में ब्रजगोपाल जी एक बात और बोलना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की और हमारी पार्टी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस मामले में हम मोदी जी के साथ हैं, कोरोना से लड़ने की जरूरत है। मेरा कहना यह है कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पे, चाहे वो इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे वहाँ की टेस्टिंग किट की कमी का मामला सामने आ रहा है। इस पर भी प्रदेश सरकार को तत्काल पहल करके लोगों को AGMH लैब को जो है जो टेस्टिंग किट मिल रही है वो देना चाहिए और उसके साथ साथ RNA एक्सट्रैक्ट मशीन 600 जो है वो देना चाहिए, मैनुअल मशीन देना चाहिए। यानी जितनी भी चीजें बैकलॉग के माध्यम से सैंपल जांच के आदेश करना चाहिए, जो भी कर सके। जो ICMR के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जितना भी कर सकते हैं अपन अधिक से अधिक जांच कर सके, क्योंकि देखिए अभी तो बहुत लोग की जांच करने से लोग घबरा रहे हैं या जाने से डर रहे हैं। एक तो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले 4500 रुपए जांच कर ले रहे हैं, सरकारी की बात तो ठीक है, सरकारी फ्री। और बहुत से लोग जिनको लग रहा है एक घर में किसी एक को हुआ तो फिर वो तो पूरे घर के लोगों को उसका वायरस अपने अटैक में लेता है। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि प्राइवेट नर्सिंग होम में भी इसकी जांच निःशुल्क कराई जाए, जिससे अधिकाधिक लोग अपनी जांच करा सके। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है उनकी बातों की पूर्ति हो सके, आदरणीय मोदी जी की बातों की पूर्ति हो सके। मैं आपसे यही बस इसी पर प्रतिक्रिया दें अगर आपको देना चाहें। ब्रजगोपाल जांच के बारे में वो बात कर रहे थे, निजी संस्थानों में भी मुफ्त जांच हो, वो इसका जिक्र कर रहे हैं। हम बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं दो बातें केवल कहना चाहता हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया है ये कि एक तो पहली बात ये है कि राहुल गांधी जी अपने व्यक्तित्व में इस तरह का विकास करें कि ये देश और इस देश की जनता उन्हें गंभीरता से लेना प्रारंभ करे। और दूसरी बात यह है कि जब आज पूरी दुनिया के 214 देश भारत और भारत की तैयारियों के विषय में उसकी सराहना करते हैं, तब आप सोचकर आपकी आवाज शोर में मेमने की आवाज की तरह गुम हो जाती है। ऐसे काम मत करिएगा, क्योंकि आप जिन देशों के भारत की तुलना करते रहे हैं उनमें स्प्रेडिंग का रेट क्या है और का रेट क्या है। भारत में 5,90,000 के आसपास जांच आज हो चुकी है, तो 25,000 पॉजिटिव हैं और यही 5,90,000 जांच यूके में हुई है, तो वहां 1,36,000 पॉजिटिव हैं। अमेरिका में आप स्थिति लीजिए कि क्या स्प्रेडिंग रेट है। यदि भारत में स्प्रेडिंग का रेट कम था तो उसमें दो कारण थे कि एक तो लॉकडाउन का बहुत कठोर निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी कर पाए, और दूसरा कारण था इस देश की 135 करोड़ जनता का, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय ब्रजगोपाल कुछ कहना चाहते हैं आप? ब्रजगोपाल आप कुछ कहना चाहते हैं? लॉकडाउन के नियमों का पालन। अच्छा, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं रिजवानी हो गया।
चल, धन्यवाद। आप दोनों जुड़े, ब्रजेश पांडे आप हमारे साथ जुड़े, ब्रजगोपाल लोहिया आप हमारे साथ जुड़े। अविनाश जी ये तो चर्चा है जी और आवश्यकताएं अनंत है जी और समस्याएं भी गंभीर, जी जाहिर है पूरी नहीं हो सकती लेकिन हर रोज एक नई कोशिश जरूर जी। की जानी चाहिए। और विपक्ष यदि कोई सलाह देता है जी सकारात्मक भाव से, जी और विपक्ष को भी आज के समय में, आज के दौर में अपनी बात पूरी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रिजवान जी आपने कि विपक्ष को भी अपनी बात सही तरीके से कहना चाहिए। उसकी भी बड़ी भूमिका है कि वो किस तरह से अपनी इस संकट काल में अपनी भूमिका को सामने लेकर आए, और सरकार को भी चाहिए कि विपक्ष यदि कोई बेहतर सुझाव देता है, मशवरा देता है तो उसे माना जाए। चर्चा ये जारी रहेगी, विषय बहुत गंभीर है, संवेदनशील भी है। लगातार हम इस पर आपको अपडेट भी देते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।